नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 5 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रशिया के खतरनाक हेलीकॉप्टर इस समय ईरान को मिल चुके हैं और इस हेलीकॉप्टर की वजह से ईरान की ताकत कितनी मजबूत हो गई है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि गाजा के अंदर पहली बार बड़े लंबे अरसे के बाद आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला कितना भयानक था और इसके रिजल्ट क्या निकल के सामने आए हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस समय चाइना के जितने न्यूक्लियर वेपन हैं उनके अंदर पानी भर चुका है और ये कोई कहावत नहीं कह रहा हूं, सच में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से चाइना में जो टॉप लेवल के मिलिट्री के ऑफिसर है सबको हटाया जा रहा है, बाकायदा जांच पड़ताल हो रही है। और इसमें पूरा का पूरा जो हाथ निकल के सामने आ रहा दोस्तों, वो अमेरिका का निकल के सामने आ रहा है। इसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे। और साथ ही इजराइल के कहने पे अमेरिका क्या हमला करेगा ईरान पे या फिर नहीं करेगा, इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ ही अमेरिका ने अपनी आर्मी को एक दूसरे देश में जंग लड़ने के लिए भेज दिया है। अब ये देश कौन सा है और इस जंग के पीछे क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे। और साथ ही हमारे देश में मुसलमानों को किस हिसाब से टॉर्चर करके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घोषित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। खैर, अब खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको ईरान की बताऊंगा। ईरान में इस समय गजब का माहौल है। एक बार ऐसा लग रहा था कि जो अमेरिका है ईरान पे हमला कर देगा और ईरान का किला ढह जाएगा। जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद अब ईरान के हक में कोई बोलने वाला नहीं है। बीच में खबर यह भी निकल के सामने आई थी कि रशिया ने कह दिया कि भाई हम अमेरिका के खिलाफ अपनी आर्मी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये तमाम चीजें हुई, लेकिन अब ताजु भरी खबर आप सुनिए और सबसे मजेदार खबर आप सुनिए कि आज रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि रशिया का Mi-28 जो हेलीकॉप्टर है, जो फाइटर हेलीकॉप्टर है, जो अटैकर हेलीकॉप्टर है, इस समय ईरान में आ चुका है। और अगली डिलीवरी जो होनी है वो Su-57 की होनी है। यानी अब जो लोग कहते थे, इवन मैं भी कहता था कि भाई साहब ईरान की जो फिजाई ताकत है बड़ी कमजोर है, ईरान का जो उनका डिफेंस सिस्टम है बड़ा कमजोर है, लेकिन जिस हिसाब से रशिया सपोर्ट कर रहा उस हिसाब से अब कंफर्म हो गया है कि रशिया के हथियार जब ईरान को मिलने शुरू हो गए तो ईरान कहीं से भी कमजोर नहीं है। और एक तरफ तो ये रशिया मदद कर रहा, दूसरी तरफ चाइना अमेरिका से इतनी बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है कि वो ईरान पे बुरी तरीके से दांव लगा रहा। खबर आप सुनिए तब आपको पता चलेगा कि कितने बुरी तरीके से चाइना चिढ़ा होगा। दरअसल चाइना अपने हथियारों को लेकर बड़ा सक्रिय रहता है। चाइना के अपने न्यूक्लियर वेपन हैं, कहाँ हैं, किस पैमाने पे हैं, चाइना ने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। किस हिसाब से चाइना के पास मिसाइलें हैं, कौन सा फाइटर जेट है, इवन आपने 2-4 का अगर आप नाम हटा दें तो आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इनका 5th जनरेशन कौन सा है, 6th जनरेशन कौन सा है, ये कौन सा और हथियार बना रही है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते। लेकिन रिपोर्ट ये है कि अमेरिका के CIA ने इनके जर्नल को, और खासकर जो इनके टॉप जर्नल, जैसे एक का नाम लियो जेनली है, दूसरे का नाम झांग यूकसिया है, लियो जांगली और झांग यूकसिया जैसे टॉप जर्नल्स को CIA ने पैसे दिए, पैसे देके अपने आप में मिला लिया। और मिलाने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने हेरा फेरी करनी शुरू कर दी, भ्रष्टाचार किया और इनके न्यूक्लियर फ्यूल में, आप सोचिए कितने गजब की ट्रेजेडी है कि इनके न्यूक्लियर फ्यूल में फ्यूल की जगह पानी भर दिया। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बौखला गए। बौखलाने के बाद इन सबको जेल में डाला, फौरन तबादला किया जा रहा है। लेकिन अब भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि चाइना इससे ओवरकम करने में अलग रिकॉर्ड बना रहा। चाइना पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश बन गया और ये सारा किया धरा किसका? अमेरिका का। तो आप सोच के देखिए कि अमेरिका के ऊपर चाइना किस हिसाब से चिढ़ा होगा, किस हिसाब से चाइना भड़का होगा। और चाइना खुद कभी डायरेक्ट वार नहीं करता, दैट्स वाई चाइना ईरान को इतने हथियार दे रहा है कि उन हथियारों के डर से बाकायदा ईरान को पीछे हटना पड़ रहा है। खैर, इधर ये तमाम चीज दोस्तों चल रही है, इधर धीरे धीरे एक एक तारीख नजदीक आ रही है और कल यानी शुक्रवार, फ्राइडे, जुमा, जो भी आप समझें, ओमान के अंदर ट्रंप और ईरान की बातचीत होनी है। लेकिन मैंने कल सुबह ही बताया था और आज सुबह भी आपको बताया कि आर्मी के बीच अब धीरे धीरे टकराव देखने को मिल रहा है। IRGC की बोट्स जब एक कॉमर्शियल शिप पे कब्जा करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पे
जो अमेरिका की अटैकिंग शिप थी वो आ जाती हैं, साथ ही जो शाहिद 139 ड्रोन था उसको मार गिराया गया। यहाँ पे भी चाइना का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका साफ तौर पे कहा जाए दोस्तों तो घुटनों पे आ चुका है, और घुटनों पे आने के बाद अब उसके पास केवल एक ऑप्शन है कि भाई साहब एनी हाउ नेगोशिएशन हो जाए, एनी हाउ बातचीत हो जाए, और हमारा जो औरा है वो भी मेंटेन रहे। अपनी इज्जत, अपनी साख बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब दूसरा कदम उठाया। ये क्या करते हैं कि जैसे यहाँ ये लड़ने गए, पूरी दुनिया की नज़र इस चीज़ पे है, फोकस्ड है, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ के सीन को धीरे से शिफ्ट कर देंगे। समझाता हूँ कैसे। अब तक पूरी दुनिया में क्या चल रहा था कि ईरान पे किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। मैंने भी कहा, आपके भी जहन में आया, लेकिन अब सुनिए, यहाँ जब ये लात खा गए, जब इनको यहाँ समझ में आ गया कि भाई साहब यहाँ से निपटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो ये धीरे से अपने सैनिकों को नाइजीरिया भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाइजीरिया के अंदर इनका कहना है कि हम ISIS के आतंकवादियों से लड़ेंगे। ईरान में भी तुम लड़ने ही आए थे, यहाँ तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। तो अब मीडिया में लाइमलाइट में रहने के लिए इन भाई साहब ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब हम कहाँ जाएंगे, ISIS से लड़ने के लिए नाइजीरिया जाएंगे। फाइनली इन्होंने अपनी आर्मी को वहाँ भेजना शुरू कर दिया ताकि जो मीडिया के कैमरे हैं अब नाइजीरिया पे शिफ्ट हो जाएं और ईरान के अंदर इनकी जो बेइज्जती बेहुरमती हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाए। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ चल रही है, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है गाजा के हवाले से कि गाजा के अंदर IDF के जवान रेड कर रहे थे। पहले तो ये नहीं समझ में आता कि जब येलो लाइन ड्रॉ कर दी गई, फिलिस्तीन के हवाले से जितने बॉडी इजरायलियों के थे वो वापस लौटा दी गई, तो IDF के जवान गाजा के अंदर रेड करने क्यों गए थे? पहला बड़ा सवाल। लेकिन अब खबर सुनिए, रेड करने गए थे, इसी दौरान किसी ने इनके ऊपर फायर किया, तो इसको कहा जा रहा है कि सीज फायर का वायलेशन है। लेकिन सीज फायर का वायलेशन तो तभी हो गया जब इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की, क्योंकि नियम यह कहता है कि ना गाजा से रेड लाइन के इस पास कोई आएगा, यानी येलो लाइन जो भी है, और इधर से ना कोई उधर जाएगा। तो इधर से उधर गया तो गोली चल गई, तो इसमें इतना है तोबा। और उधर कोई बॉर्डर पे दिख जाता तो ये गोली मार देते, तब ये क्या है? तब ये कहा जाता है कि भाई हम तो इंटरनेशनल कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन आज जब इनके जवान वहां पे रेड करने गए तो कई सारे ग्रुप्स ने घेर के फायरिंग की है। कई सारे इनके जवान, जो मैं सुबह बता रहा था तब खबर शायद कंफर्म उतनी नहीं थी, लेकिन अब खबर निकल के आ गई है कि कई सारे जवान इनके बुरी तरीके से घायल हैं। कई ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, और इस वजह से इजराइल खिसियाने के बाद एयर स्ट्राइक करता है। लेकिन जब तक एयर स्ट्राइक करता है, जो हमला करने वाले थे वो अपने सुरक्षित बंकरों में चले गए और उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ मासूम जो फिलिस्तीनी वहाँ टहल रहे थे, जिनको कुछ अता पता नहीं था, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई और 20 से 25 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। लेकिन जो हमला कर रहे थे वो सुरक्षित हैं, फिर से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, और दोबारा मौका मिला तो ये फिर से हमला करेंगे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इधर पाकिस्तान की 2-4 खबरें आपको बताता हूं जिसको सुनने के बाद आज आपकी हंसी छूट जाएगी। पाकिस्तान अपने आप को ज़्यादा समझदार बनता है, और ज़्यादा समझदार आदमी के पाँव में अगर गू लग जाए तो 3 बार उसको छूता है। पहला तो पाँव में छू गया, तो समझदार बनने के चक्कर में एक बार हाथ से उठा के देख लेता कि देखें क्या है। ज़्यादा विशेषज्ञ बनने के चक्कर में हाथ में जब नहीं समझ में आता तो और कंफर्म करने के लिए एक बार नाक पे लगा के देख लेता है। आम आदमी क्या करेगा, पाँव में लग गया कुछ भी है भैया, पाँव धो लेते हैं। लेकिन ज़्यादा दिमागदार बनने की कोशिश में आदमी 3 बार छू लेता है। सेम हाल पाकिस्तान का था। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। लेकिन पाकिस्तान 2 जगहों से लात खा गया। पहला सुनिए, पाकिस्तान के ऊपर, मतलब आसिम मुनीर की तारीफ में डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल। मुनीर एकदम फूल के कुप्पा। शहबाज शरीफ के 2-4 ट्रंप के साथ बातचीत करने की ऐसी फोटोज निकल के सामने आई कि भाई साहब लगा कि औरा एकदम +999 हो गया। लेकिन अब सुनिए कि भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात गड़बड़ हैं। आफ्टर डेट भारत को केवल 18% टैरिफ देना है, पाकिस्तान के बड़े अच्छे हैं, 19% देना है। इसके बाद पाकिस्तान ने एक नया नारा लगाया था कि मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब तुम भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, तुम ईमानदार, हम कमीने, लेकिन मुसलमान दोस्त हो गए। इसी चक्कर में ये सऊदी अरब से डील करने लगे, चूंकि इनको लगा कि भाई साहब अमेरिका तो मेंटेन है, सऊदी अरब भी मेंटेन हो गया, तो फिर आज पाकिस्तान में झोपड़ियां हैं, कल को देखिएगा बुर्ज खलीफा 70-80 तो ये बना देंगे बलूचिस्तान में, सिंध में, क्वेटा में। लेकिन सऊदी अरब से डील करने के चक्कर में इन्होंने दुबई को नाराज कर दिया, और दुबई से इन्होंने $3 अरब का लोन ले रखा था।
और जिसकी टाइमलाइन खत्म। अब दुबई इनसे कहता बाबू पैसे दो। पाकिस्तान ने कहा कि थोड़ी सी मोहलत और मिल जाए। दुबई ने कहा दिया, खुश हो गए। पूछा कितना दिया? इस पे दुबई ने कहा कि 30 दिन, और इस 30 दिन पे हम 6.7% का इंटरेस्ट भी यानी ब्याज भी तुमसे वसूलेंगे। अब ये बात जब पाकिस्तान सुनता है तो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि भैया जाने दो। लेकिन दुबई ने कुछ नहीं कहा कि हमको हमारा पैसा $3 अरब दे दो, चूंकि गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए $1 बिलियन तुम दे सकते हो और हमको तुम $3 अरब नहीं दे सकते यार, बड़े लोगों को दे दो, नहीं दोगे तो फिर अंजाम बुरा होगा। और इस डील की वजह से जो इन्होंने सऊदी अरब से की, दुबई से इनका रिश्ता टूटा और ये कंगाल हो गए। बात यह है जब तुम भिखमंगे हो तो जो तुम्हें कटोरे में भीख डाल दे उसकी तारीफ करो, लेकिन जो ना डाले उसकी बुराई ना करो। एक मालिक पकड़ लोगे और वो गायब हो गया तो बाकी भीखें भी बंद हो जाएंगी। सेम हाल इनका है। खैर इसी बीच अब आपके अपने असल मुद्दे की खबरें सुनाता हूं। बरेली में आपको याद होगा कि एक घर में कुछ मुसलमान भाई शांति से नमाज पढ़ रहे थे। घर भी एक मुस्लिम महिला का, उसने परमिशन दे दी कि मेरे शौहर नहीं है, यही मेरे भाई बहन है, खिदमत करते हैं मेरी, पढ़ लो। अब क्या हुआ कि उस पर किसी आदमी ने 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया और कहा कि भाई साहब यहाँ दंगा हो जाएगा। अब ये बात जैसे ही बोली गई फ़ौरन 112 नंबर आती है, इनको गिरफ्तार करती है। हालांकि कोर्ट ने जमानत दी और आरोप लगाया गया कि ये लोग शांति भंग कर रहे हैं। अब इस पर हाई कोर्ट की गाइडलाइन आई है कि किसी की निजी संपत्ति में धार्मिक अनुष्ठान, वो चाहे पूजा हो चाहे नमाज हो, अगर कोई करता है तो उसमें पुलिस या फिर कोई भी दिक्कत नहीं कर सकता और ना ही किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इनकाउंटर वाले मामले में भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि कौन से मामले को सरकार कितनी सीरियसली लेती है, कौन से मामले को नहीं लेती है, ये भी एक बड़ी बात है। खैर इधर दोस्तों ये तमाम चीज चल रही है, इधर SIR के मामले में ममता बनर्जी कोर्ट पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है पूरे देश में कि कोई सिटिंग CM, मतलब कोई मौजूदा मुख्यमंत्री आज तक सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले को नहीं रख रही थी। केवल ममता बनर्जी ने एक काम किया और SIR के मुद्दे पे जोरदार बहस की। थोड़ा सा क्लिप आपको दिखाऊंगा, एक बार उस क्लिप को देखें। थैंक यू वेरी मच एंड माय हम्बल रिगार्ड्स टू मिस्टर द्विवेदी एंड अदर्स माय ओपोनेंट लॉयर्स आल्सो। सर द प्रॉब्लम इज always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ममता बनर्जी SIR के नाम पे अपनी बातों को रख रही हैं। बातें बड़ी सिंपल सी हैं, भाई जिनका नाम नहीं है, जो गलत तरीके से, उनको भगा दो। लेकिन मेरा नाम प्रखर, पा में आधा रा खा रा। अब पता चला कोई लिखने वाला पा में आधा रा ना लगा के पा के बाद रा लगा दे और फिर खा रा लिख दे। क्या हुआ? परखर। अब इस वजह से मेरा नाम काट दिया जाए। कोई ऐसा है जो थोड़ा सा बाहर है लेकिन वोट देने आएगा, उसको ये कह दिया जाए कि तुम वोट देने नहीं आओगे, तुम बाहरी होगे, तुम्हारा नाम काट दिया जाए। साथ ही जिनका नाम काटा गया है उनका नाम ऑनलाइन अपडेट किया जाए ताकि ये देखा जा सके कि भाई जिनका नाम काटा गया है वो असल में काटा गया है तो किस वजह से काटा गया। अगर वैलिड रीजन है तो ठीक है, नहीं रीजन है तो सामने वाला अप्लाई कर सके। यही 3 डिमांडें ममता बनर्जी कर रही है और ऐसा नहीं है कि नाम नहीं काटा जा रहा। आज आपको उत्तर प्रदेश की ही एक वीडियो दिखाऊंगा जहां पे बेचारा एक SIR में काम करने वाला लड़का अश्विनी, और ये वीडियो एक टीचर का इटावा का, जिसको भी येल्लो बना के कहा गया कि जाओ SIR करो, और कुछ लोग आते हैं उसके साथ मारपीट करते और कहते हैं कि मुसलमानों का नाम काट दो। वीडियो देखें आप। तो आज आपके साथ क्या घटना हुई? आज मैं सर नगला चौपला से नोटिस बांट के घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। हाँ। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था। हाँ। मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था? उसमें ध्रुव कटेरिया आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, पुत्र काशीराम। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ, ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो,
तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। हाँ। तो इन्होंने कहा भोसड़ी कि तुमने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा फटक दिया मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के मां बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी और मुझे धक्का मारते हुए ले गई। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से मुसलमानों का नाम काटने के लिए दबाव बनाया गया, गाली गलौज की गई, मारा पीटा गया। और ये मामला इतना छोटा नहीं है, अति संवेदनशील है और इसी को लेकर ममता बनर्जी आज लड़ रही है। खैर, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा या नहीं करेगा ये बात की बात है, लेकिन कम से कम गनीमत है कि किसी ने आवाज तो उठाई। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आज ये जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाए। बाकी आपकी क्या राय है वो बहुत अहम है, तो बताइएगा कमेंट करके। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।